सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल A1 शर्मा क्लासेस के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और स्वस्थ होंगे। रीट के एग्जाम जैसे सामने आ रहा है और आशा करता हूं कि आप सभी लोग लेवल 2 से साइंस की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के लिए आज एक विशेष और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके साथ मिलकर डिस्कस करने वाला टॉपिक है, उसे लेकर आया हूं और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना के अंतर्गत हम विस्तृत रूप से यह अध्ययन करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि मानव में उत्सर्जन तंत्र सुव्यवस्थित और सुविकसित पाया जाता है। इसी उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत नेफ्रॉन आते हैं और ये नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक अंग आता है, जिसका नाम है वृक्क। वृक्क के अंदर 10 से 12 लाख की संख्या में नेफ्रॉन उपस्थित होते हैं। ये नेफ्रॉन जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, मूत्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ हम एक नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करेंगे, जिसको हम सबसे पहले डायग्राम की सहायता से समझेंगे, फिर बाद में उसको विस्तृत रूप से और समझने की कोशिश करेंगे। नेफ्रॉन की संरचना में हम सबसे पहले यहाँ बोर्ड पर चित्र देखते हैं। चित्र के अंतर्गत एक ये प्यालेनुमा संरचना होती है और ये प्यालेनुमा संरचना आगे जाके एक नलिका का रूप ले लेती है और नलिका का रूप लेके ये कुंडलित नलिका का निर्माण करती है और इस कुंडलित नलिका का निर्माण करने के बाद ये एक नीचे लंबी नलिका का पुनः निर्माण करती है और उसके बाद वापस ये कुंडलित नलिका का निर्माण करती हुई एक अन्य नलिका के अंदर खुलती है, जिसे हम संग्राहक वाहिनी कहते हैं। ये इस संग्राहक वाहिनी में बूंद बूंद करके मूत्र इकट्ठा होता है। संग्राहक वाहिनी नेफ्रॉन की संरचना का पार्ट नहीं है। यहाँ पर यह विशेष आपको ध्यान रखना है। नेफ्रॉन की संरचना में केवल यही पार्ट आता है, संग्राहक वाहिनी को छोड़कर बाकी का सारा पार्ट। पूरे संपूर्ण नेफ्रॉन की संरचना अगर हम देखते हैं तो यह इसका प्राथमिक भाग होता है, प्रारंभिक भाग, यह मध्य भाग और यह अंतिम भाग। प्राथमिक भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग।
तीन भागों में तीन तरीके से इसको डिवाइड हमने कर रखा है। प्राथमिक भाग में बोमन संपुट, ये प्यालेनुमा संरचना होती है जिसकी ग्रीवा सकड़ी होती है और इसके अंदर अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी दोनों धमनियां यहां आकर मिलती है। अभिवाही रुधिर को लाने वाली है और अपवाही रुधिर को पुनः ले जाने वाली है। अपवाही धमनी के अंदर वो रुधिर होता है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए होते हैं और यहाँ पर बोमन संपुट के अंदर ये चलने के बाद वापस शुद्ध रक्त अपवाही धमनी द्वारा पुनः आगे की तरफ बढ़ जाता है। अपवाही और अभिवाही दोनों ही धमनियां आपस में यहाँ मिलकर एक महीन गुच्छ कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ये महीन गुच्छ कोशिकाएं एक चालीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसमें दोनों के दाब के कारण झिल्ली में से रुधिर प्लाज्मा छन जाता है और छनकर उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बोमन संपुट के अंदर पहुंचते हैं। केशिकाओं के गुच्छ को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर, ये दोनों ही संरचना मिलकर मैलपीकी काय बनाती है जो कि इसका प्रथम भाग होता है। इसके बाद मध्य भाग जो आता है, मध्य भाग के अंदर ये कुंडलिक नलिका, ये यू आकार की नलिका और ये कुंडलिक नलिका तीनों मिलकर मध्य भाग बनाती है। बोमन संपुट के ग्रीवा से निकलकर ये कुंडलिक नलिका एक यू आकार के लंबे नलिका का निर्माण करती हुई वापस पुनः कुंडलित होती है और संग्राहक वाहिनी में खुलती है। तो इसके जो प्रारंभिक भाग है जो कि बोमन संपुट की ग्रीवा से जुड़ा हुआ है, इस भाग को हम समीपस्थ नलिका कहते हैं। फिर यू आकार की जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस यू आकार की संरचना को हम हैंडले लूप के नाम से जानते हैं। उसके बाद पुनः ये वापस लूप खत्म होने के बाद नलिका पुनः कुंडलित हो जाती है जिसे हम दूरस्थ नलिका कहते हैं। इस प्रकार नेफ्रॉन का मध्य भाग तीन भागों से मिलकर बना होता है: समीपस्थ नलिका, हैंडले लूप और दूरस्थ नलिका। समीपस्थ नलिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है।
संख्या इसकी सर्वाधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन संपुट में जो अपशिष्ट पदार्थ चल के आए हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों के अंदर कोई उपयोगी पदार्थ न रह जाए, इसलिए यहाँ पर इन समीपस्थ नलिका के अंदर अवशोषण की प्रक्रिया अधिकतम होती है। और जब अवशोषण की प्रक्रिया समीपस्थ नलिका के अंदर अधिकतम होगी तो इस कारण यहाँ इसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसी के कारण इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सर्वाधिक होती है। परंतु जस्ट इसका उल्टा दूरस्थ नलिका के अंदर होता है। दूरस्थ जो कुंडलित नलिका होती है, इस दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, क्योंकि अधिक उपयोगी पदार्थों का लगभग यहाँ समीपस्थ नलिका में अवशोषण हो जाता है, और कुछ बचा हुआ भाग होता है वो हैंडले लूप के अंदर अवशोषित हो जाता है, और कुछ विशेष पदार्थ जो बाकी रह जाते हैं, बचे कुचे, वो दूरस्थ नलिका में अवशोषित होते हैं। इसलिए यहाँ इसको अवशोषण कम करना पड़ता है, और कम अवशोषण करने के कारण यहाँ ऊर्जा की खपत भी कम होती है, और इस कारण इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, मध्य भाग के अंदर हैंडले लूप। हैंडले लूप एक यू आकार की संरचना है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इस यू आकार की संरचना अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है, जो उनके आवास पर निर्भर करती है। जैसे मान लो मरुस्थल के अंदर रहने वाला जीव, जैसे सबसे लोकप्रिय जीव रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ऊंट के अंदर इस लूप की लंबाई सर्वाधिक होती है, परंतु जलीय जीव जैसे मेंढक जो हमेशा जल के अंदर रहते हैं, उस प्राणी के अंदर हैंडले लूप अनुपस्थित होता है। इस प्रकार इसकी लंबाई प्रत्येक जीव के अंदर भिन्न भिन्न होती है, जो कि उसके आवास पर निर्भर करती है। और फिर उसके बाद में यह समीपस्थ नलिका हैंडले लूप से होती दूरस्थ नलिका से निकलकर संग्राहक वाहिनी में खुलती है, जहां पर ये बूंद के रूप में मूत्र को छोड़ती है, और यह संग्राहक वाहिनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स की नलिकाएं आके खुलती है, और यहाँ पर मूत्र इकट्ठा होता है। उसके बाद ये मूत्र आगे की ओर गमन करता है। अब इसके बाद इसकी संरचना अगर हम देखते हैं, आंतरिक संरचनाएं, नेफ्रॉन के अंदर कुंडलित जो नलिका होती है, जो मध्य भाग होता है नेफ्रॉन का, उसके अंदर समीपस्थ और दूरस्थ जो नलिकाएं होती है, ये दोनों नलिकाएं वृक्क के कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होती है। जैसे ये वृक्क है, और इस वृक्क के कॉर्टेक्स भाग, ये वाला जो भाग है बाह्य भाग, वो कॉर्टेक्स भाग होता है। इस कॉर्टेक्स भाग के अंदर ये उपस्थित होती है दूरस्थ और समीपस्थ नलिकाएं। समीपस्थ नलिका जो होती है वो रोमापी उपकला द्वारा निर्मित होती है, और दूरस्थ जो नलिका होती है वो घनाकार
कोशिकाओं की बनी होती है और उसके अंदर जो मध्य का भाग जो पाया जाता है, इस भाग को हम मेडुला कहते हैं। इस मेडुला के अंदर हैंसे लूप स्थित होता है। यह हैंसे या हैंले लूप की अवरोही और आरोही दोनों ही भुजा यहाँ इस मेडुला के अंदर उपस्थित होती है। हैंले लूप की ये अवरोही आरोही भुजा मेडुला में पिरामिडीय जो भाग होता है, त्रिकोणा पिरामिडीय भाग, इस त्रिकोणीय पिरामिडीय भाग के अंदर ये कुंडलित अवस्था के अंदर रहती है। उसके बाद अवरोही भुजा जो होती है वो सल्की उपकला उत्तक की बनी होती है और आरोही भुजा घनाकार उपकला उत्तक से निर्मित होती है। ये पूरा का पूरा हैंले लूप यू आकार का एक अकुंडलित भाग होता है। इस प्रकार से पूरे नेफ्रॉन की संरचना को मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। शायद आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और इसका प्रत्युत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में शीघ्रता के साथ देवें। और कोई जानकारी चाहिए तो उससे संबंधित भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे से बातचीत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी भी यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग अति शीघ्रता के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके और आप उसका शीघ्रता से लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।